Good morning, Sarvodhan Namaskar, dear bachcho. This is my today's video. I'm going to teach verb the second part. Verb the second part. In the previous video, you have been taught about verb and also its kind. पिछले क्लास में पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि ये जो वर्ब होते हैं उसके कितने काइंड होते हैं। मैंने बताया था वर्ब के दो टाइप होते हैं। एक में मैंने पढ़ाया था मेन वर्ब और एक में हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब की बात हमने नहीं की थी और करेंगे भी नहीं। हेल्पिंग वर्ब की बात की थी और हेल्पिंग वर्ब में हमने आपको दो काइंड बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के भी दो काइंड होते हैं, जिसमें एक आता है प्राइमरी एक्सिलरी और दूसरा मोडाल्स। तो प्राइमरी एक्सिलरी हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। प्राइमरी एक्सिलरी में जो उसका कितना 12 पार्ट होता है, उसका 12 पार्ट हमने ऑलरेडी सारा पढ़ा दिया है पिछली वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम मोडाल्स पढ़ेंगे जिसके 13 पार्ट होते हैं। ऑलरेडी हमने कल भी बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि मोडाल्स के 13 पार्ट होते हैं और प्राइमरी एक्सिलरी के 12 पार्ट होते हैं और ये दोनों मिलकर 25 हेल्पिंग वर्ब हमें इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें से ऑलरेडी 12 हमने पढ़ा दिया है। आज 13 पढ़ेंगे, राइट। 13 मोडाल्स पढ़ेंगे, वो हमने आपको ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये 13 मोडाल्स कितने होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है मोडाल एक्सिलरी माय डियर। और मोडाल एक्सिलरी की बात करें तो इसके भी दो पार्ट होते हैं। आप बोलेंगे और एक के अंदर पार्ट बोले कि वर्ब का पहले तो पार्ट था और फिर उसके दो पार्ट के भी अलग अलग पार्ट हो गए और फिर प्राइमरी एक्सिलरी पढ़ा उसका भी अलग अलग पार्ट था और फिर मोडाल्स पढ़े उसका भी अलग अलग पार्ट है। माय डियर क्या करोगे, पढ़ना ही पड़ेगा। अगर डीप में जाएंगे तो डीप में ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो मोडाल एक्सिलरी इसके दो पार्ट होते हैं। एक कहते हैं मार्जिनल मोडाल्स और दूसरा को कहते हैं एब्सोल्यूट मोडाल्स। जब मोडाल्स को हम डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रामर माय डियर, तो पहले पार्ट को बोलते हैं मार्जिनल और दूसरे पार्ट को बोलते हैं एब्सोल्यूट। अब बात यहाँ पे आती है, क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज मार्जिनल मोडाल्स एंड व्हाट इज एब्सोल्यूट मोडाल। आई एम टेलिंग यू, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। आपको ये क्वेश्चन अपने आप में अराइज करके रखने की जरूरत नहीं, आई ऑलरेडी नो अबाउट यू। तो मैं बता दूं, मार्जिनल मोडाल्स वैसे मोडाल्स को कहते हैं जो एज अ हेल्पिंग वर्ब और एज अ मेन वर्ब एक सेंटेंस में यूज होता है। मतलब ये मेन वर्ब की तरह भी सेंटेंस में यूज किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी सेंटेंस में यूज किया जाता है। देन वी कैन से दैट इट इज रिलेटेड टू मार्जिनल मोडाल्स। मतलब आपको जो तीन मोडाल दिख रहे हैं, मार्जिनल मोडाल तीन तरह के होते हैं, राइट। मार्जिनल मोडाल कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। और ये जो तीनों मोडाल्स हैं माय डियर, इसको एज अ मेन वर्ब भी यूज करते हैं और एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दिस इज बिलोंग्स टू मार्जिनल मोडाल, राइट। अंडरस्टूड? वेरी गुड। अब बात करें एब्सोल्यूट मोडाल्स की। तो एब्सोल्यूट मोडाल्स मतलब माय डियर ये सारे के सारे जितने भी आपको ये दिख रहे हैं, ये सारे के सारे एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है बट नॉट अ मेन वर्ब। अगर ये भी मेन वर्ब जैसे यूज किया होता या करते तो इसको भी एब्सोल्यूट नहीं करके क्या कहते, मार्जिनल कहते। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए कि आप इन तीनों को एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, बट एब्सोल्यूट वर्ब को, एब्सोल्यूट मोडाल्स को केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब के जैसे ही यूज करेंगे। समझ रहे हैं बात को? उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब बात आती है कि इसको बारी बारी से पढ़ेंगे कि इसमें से कौन से यूज कैसे किया जाता है एक इंग्लिश ट्रांसलेशन में, एक इंग्लिश लैंग्वेज में, एक सेंटेंस में इस तरह के मोडाल्स को कैसे यूज करते हैं। तो माय डियर सबसे पहले हम चलेंगे मार्जिनल मोडाल्स की ओर। जब इसको कंप्लीट कर लेंगे देन आफ्टर आई विल गो टू द नेक्स्ट। ओके, इसमें तीन हैं और तीन का मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब होता है जरूरत, इसका मतलब होता है हिम्मत दिखाना, राइट। और इसका मतलब होता है पास्ट की हैबिट को शो करना, पास्ट की हैबिट को शो करना।
समझ रहे हैं? पास्ट की हैबिट, पास्ट की हैबिट, ये मैं तीनों आपको डिटेल में बता रहा हूँ। बने रहिए, फोकस्ड रहिए, अटेंटिव रहिए, मेरी बात को अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए माय डियर। अगर एक बार आपने ये सारा पढ़ लिया तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। आई होप सो, मुझे ऐसी उम्मीद है। इसलिए अटेंटिव होकर पढ़े। इस तीनों को क्लियर करने के बाद मैं इस एब्सोल्यूट मॉडल में चलेंगे। अभी मैं थोड़ा बोर्ड क्लीन करना है, बोर्ड क्लीन कर लेता हूँ। ओके, लेट्स बिगिन। यूज ऑफ नीड, जो आपको हमने तीन बताया था, कौन कौन सा? नीड, डेयर और यूज्ड टू। उसमें से पहला पार्ट पढ़ेंगे नीड। जैसा मैंने आपको बताया कि नीड का एक हिंदी मीनिंग होता है जरूरत। जरूरत, मुझे एक कलम की जरूरत है, मुझे एक शर्ट की जरूरत है, मुझे एक पेन की जरूरत है, मुझे एक कॉपी की जरूरत है। दैट टाइप ऑफ सेंटेंस दैट रिफ्लेक्ट द नीड ऑफ अ पर्सन। एक इंसान की जरूरत को शो करने के लिए माय डियर हमें इस नीड की जरूरत होती है। और ये मेन वर्ब भी है, मेन वर्ब की बात करें तो जब मेन वर्ब पढ़ते हैं माय डियर तो इसका वर्ब फॉर्म वो नीड, needed verb 2, needed verb 3, needs verb 4 और needing। ऐसा होता नहीं, needing नहीं होता, ये वाला verb नहीं होता है यहाँ पे, इसका verb form नहीं होता, तो verb 4 पढ़ते हैं। तो वैसा verb, ये लिखने का मेरा मतलब ये है कि वैसा verb जिसके verb 1, verb 2, verb 3, verb 4 फॉर्म तैयार होते हैं, वो मेन वर्ब होते हैं माय डियर। और मैंने अभी ही बताया है कि वैसा वर्ब फॉर्म, ये वैसा वर्ब फॉर्म है जिसको एज अ मेन वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब दोनों तरह से यूज करते हैं। अब सेंटेंसेस मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है जिसके सहारे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक सेंटेंस में इसे एक मेन वर्ब के तौर पे और एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करते हैं। तो माय डियर, सबसे पहले मैं बता दूं कि जब कोई सेंटेंस हम तैयार करते हैं तो उसका तैयार करने का एक स्ट्रक्चर होता है, एक पैटर्न होता है, एक कंस्ट्रक्शन होता है। उस कंस्ट्रक्शन के आधार पर हम कोई सेंटेंस बिल्ड करते हैं। जैसे एक मैथमेटिक्स को बनाने के लिए एक फॉर्मूले की जरूरत होती है, वैसे एक इंग्लिश ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट करने के लिए माय डियर एक कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। वो कंस्ट्रक्शन ऐसे होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये कंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कंस्ट्रक्शन रेडी करते हैं। अब इस रेडी स्ट्रक्चर जो माइंड है उसमें हम एक एग्जांपल की बात करें, एक एग्जांपल लिखेंगे। तो एग्जांपल करेंगे तो क्या लिखेंगे? यू नीड टू हेल्प योर ब्रदर। ये हमने एक सेंटेंस लिखा, यू नीड टू हेल्प योर ब्रदर। अब आप इस सेंटेंस को देखेंगे और देखने बाद इसकी पैटर्न को निकालेंगे माय डियर। तो ये आपका सब्जेक्ट निकल रहा है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब निकल रहा है, ये आपका मेन वर्ब निकल रहा है और ये आपका ऑब्जेक्ट निकल रहा है, राइट। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि जब नीड के बाद इन्फिनिटिव आता है, जब नीड के बाद इन्फिनिटिव की बात करें तो फिर से मैं बता दूं कि आपको हमने नाउन वाले क्लास में ही बताया था इन्फिनिटिव वाली बात कि इन्फिनिटिव प्लस मेन वर्ब से एक नाउन तैयार करते हैं या फिर मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म से एक नाउन तैयार करते हैं, आपको याद होगा। और वही चीज यहाँ सेम आप देख सकते हैं, ये वाली जो वर्ड है इसमें ये मेन वर्ब है, ये वाली मेन वर्ब है और इसके साथ ये इन्फिनिटिव लगा हुआ टू जिसको प्रीपोजिशन के नाम से भी जानते हैं। अब जब दो वर्ब एक साथ आते हैं माय डियर, जब दो वर्ब एक साथ आते हैं, एक वर्ब तो ये है जिसको मेन वर्ब भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी करते हैं और एक वर्ब ये है दूसरा वर्ब। तो दो वर्ब जब आपस में एक साथ एक सेंटेंस में यूज किया जाता है तब किसी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं एंड दैट इज द प्रीपोजिशन टू। दो वर्ब एक साथ कभी भी लिखते हैं तो उसको एक प्रीपोजिशन से ऐड किया जाता है दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बनाने के लिए एंड दैट इज द सेम।
अब मेरे कहने का मतलब ये था कि नीड के बाद ये जब मेरा हेल्पिंग वर्ब है तो ये मेन वर्ब कैसे हो गया? तो माय डियर, जब भी नीड के बाद इन्फिनेटिव के साथ वर्ब मेन वर्ब का पार्ट आता है, जैसे स्ट्रक्चर मान लिया यहाँ पे हमने लिख दिया सब्जेक्ट और इसके बाद लिख दिया यहाँ पे हमने नीड और इसके साथ आपका यहाँ पे इन्फिनेटिव आएगा, इन्फिनेटिव प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो आपका ये जो नीड होगा वो होगा मेन वर्ब, और ये आपका पूरा का पूरा इन्फिनेटिव में जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ मैच कर रहा है, नीड यहाँ मैच कर रहा है, इन्फिनेटिव यहाँ मैच कर रहा है, मेन वर्ब यहाँ मैच कर रहा है और आपका ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है। आप देखिए स्ट्रक्चर से इसको कॉम्बिनेशन मिला लिए और कॉम्बिनेशन मिलाने के बाद मेरा मतलब ये है कि जब नीड एज अ मेन वर्ब सेंटेंस में यूज किया जाता है माय डियर, तो उसके बाद वाला जो पार्ट आता है वो इन्फिनेटिव के साथ आता है। अगर इन्फिनेटिव के साथ नहीं आ रहा हो, केवल सिंगल नीड आ रहा हो, देन वी कैन से दैट इट बिलोंग्स टू अ मेन वर्ब। जैसे मान लीजिए कि आई नीड अ बुक, एक हमने एग्जांपल लिख दिया आई नीड अ बुक। यहाँ पे मिला लीजिए ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है और ये आपका अदर वर्ड है जिसको हम ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। ये मेन वर्ब, ये आपका मेन वर्ब है। इसके बाद कोई भी वर्ब यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। जब भी इसके बाद कोई आपको यहाँ पे वर्ब दिखे तो ये वाला वर्ब आपका होगा मेन वर्ब और ये वाला वर्ब होगा आपका हेल्पिंग वर्ब। इसको इरेज करके फिर से मैं 2-4 और एग्जांपल देता हूँ। दूसरा एग्जांपल मैं बता दूं आपको, ही नीड टू हेल्प अदर्स, एक मीन्स यहाँ पे देख लीजिए नीड है और इसके बाद ये टू हेल्प है, नीड है और टू हेल्प है, मतलब आप ये जो नीड के बाद टू हेल्प लगा जो इन्फिनेटिव है, क्या है इन्फिनेटिव और प्लस वर्ब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, राइट। मेन वर्ब मतलब नीड के साथ इन्फिनेटिव और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो ये वाला नीड आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, राइट। क्लियर। अगर नीड के बाद इस तरह का कोई वर्ड नहीं आता है माय डियर, जो मैंने बोला किसी नीड्स अ पेन, उसे एक पेन की जरूरत है, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं नीड, इसमें एस लग गया है। एस लगने मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ कभी भी ई और ई एस नहीं लगाते हैं, केवल मेन वर्ब के साथ जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं माय डियर, तब उसके वर्ब में एस और ई एस लगाते हैं थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, और मैंने भी यहाँ पे वही किया। मतलब ये जब एस और ई एस किसी वर्ड में किसी मेन वर्ब में यूज हो गया तो ये ऑलरेडी मेन वर्ब है, आपको बताने की जरूरत नहीं क्या है ये मेन वर्ब। लेकिन जैसे ही इसके बाद है ना सी नीड टू टॉक, उसे बात करने की जरूरत है, नीड टू टॉक, और नीड के बाद जैसे ये इन्फिनेटिव और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया है तो ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। अब मुझे उम्मीद है कि आपको नीड एज अ मेन वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, नीड के बाद क्या पढ़ना था, डेयर, डेयर पढ़ेंगे। अब बात करते हैं डेयर, किसकी बात करेंगे, डेयर। इसका मतलब हमने बताया था आपको हिम्मत या साहस दिखाना, हिम्मत या साहस दिखाना। जनरली मोस्ट ऑफ टाइम हमने भी ऑब्जर्व किया है कि जब कभी मोस्ट ऑफ टाइम ये जो वर्ड है वो इसको लड़कियां औरतें यूज किया करती हैं। हाउ डेयर टू टच माई पेन, हाउ डेयर टू टच माई पेंसिल, हाउ डेयर टू टच माई बैग। इस तरह की सेंटेंसेस जनरली मोस्ट ऑफ टाइम लड़कियां यूज करती हैं कि हिम्मत कैसे हुई मेरे बैग को छूने की, हिम्मत कैसे हुई
मेरे पेंसिल की छूने की। और जब हिम्मत और साहस की बात करते हैं माय डियर, तो हम इस मेन वर्ब को यूज करते हैं जिसका नाम है डेयर। अब इस डेयर की बात करें तो जैसा हमने अभी अभी पढ़ा था, यूज ऑफ क्या पढ़ा था? यूज ऑफ, फिर से बोलिए, अरे मेरे को याद नहीं आ रहा है। उसके पहले क्या पढ़ा था? नीड। वेरी गुड, नीड। और नीड और डेयर दोनों भाई है आपस में, समझ लीजिए। नॉर्मल भाषा में बोले तो नीड और डेयर दोनों आपस में भाई है। जो यूज हमने नीड का सीखा है वही यूज हम डेयर का भी सीखेंगे। द सेम, बोथ आर द सेम। ये भी एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, सॉरी, और एज अ मेन वर्ब यूज होता है। जैसा आपने अभी पढ़ा कि नीड को एज ए हेल्पिंग वर्ब, एज मेन वर्ब पढ़ते हैं, वैसे सेम इस डेयर को भी एज मेन वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं। एग्जाम्पल से मैं बात बता दूं, एग्जाम्पल से यहाँ पे जो हमने अभी एग्जाम्पल बोला, हाउ डेयर यू टू टच माई पेन, ये लिखा, हाउ डेयर यू टू टच माई पेन। तो ये माय डियर डेयर की बात करें तो डेयर जब मेन वर्ब की तरह यूज होता है, डेयर जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह यूज होता है तो उसको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों फॉर्म में यूज करते हैं, तीनों फॉर्म में यूज करते हैं। लेकिन जब डेयर को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है तो केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यूज करते हैं, अफर्मेटिव यूज नहीं होता। माय डियर ध्यान रखेंगे, किस बात का ध्यान रखेंगे? जब डेयर को एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं, एज अ मेन वर्ब, तो उसका अफर्मेटिव भी बना सकते हैं, उसका नेगेटिव भी बना सकते हैं, उसका इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। लेकिन जब इसे एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं माय डियर, तो केवल नेगेटिव बना सकते हैं और केवल इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, मतलब अफर्मेटिव हम नहीं बना सकते हैं जब डेयर को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, राइट? अब यहाँ जो एग्जाम्पल हमने लिखा है, हाउ डेयर यू टू टच माई पेन। अब ये बताइए कि ये जो सेंटेंस है एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और फुल स्टॉप से एंड कर रहा है, तो आप इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, किस तरह का क्वेश्चन है? तो ऑब्वियसली सी बात है कि जब सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप है माय डियर, तो नॉर्मल सा एक स्टेटमेंट है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमने अभी बताया कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डेयर का यूज एज अ मेन वर्ब करते हैं। मतलब ये जो डेयर है वो क्या है? मेन वर्ब है, राइट? क्लियर हो रहा है? दूसरा एग्जांपल, सी डेयर्स, दूसरा एग्जांपल, सी डेयर्स, राइट? सी डेयर्स टू वॉक इन द नाइट, सी डेयर्स टू वॉक इन द नाइट। उसकी हिम्मत कैसे हुई रात में काम करने की? उसकी हिम्मत कैसे हुई रात में काम करने के लिए? अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था कि जब किसी वर्ड में एस और एस ऐड करते हैं माय डियर, तो वो मेन वर्ब ही होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट फिर से यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे आप सब्जेक्ट, मेन वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए मेन वर्ब, ओके, मेन वर्ब, और ये इन्फिनेटिव और ये अदर, राइट? ओवर हो गया। अब आगे बात करेंगे, नेगेटिव वाली बात करेंगे। अफर्मेटिव आपने देख लिया, अब इसके आगे करेंगे नेगेटिव वाली बात। यहाँ पे नेगेटिव की बात कर लें, सी डेयर नॉट टू टॉक, सी डेयर नॉट टू टॉक। ये जो सेंटेंस कह रहा है कि उसे कैसे हिम्मत नहीं हुई बात करने की, कैसे हिम्मत नहीं हुई बात करने की। यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है ना, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब। स्ट्रक्चर ऐसे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, और फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो
देख रहे हैं इस पैटर्न के आधार पे। तो इस पैटर्न के आधार पे आप पाते हैं ये जो डेयर है एज ए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज हुआ, और ये जो डेयर है एज अ मेन वर्ब यहाँ पे यूज हुआ। डिफरेंस आप समझ गए हैं कि डेयर को कैसे किस तरह से एक सेंटेंस में मेन वर्ब यूज करते हैं और एक हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे डेयर जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज किया गया है, जब डेयर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज किया गया है तो वो हमेशा 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 हेल्पिंग वर्ब ही होगा। क्लियर, वेरी गुड। आगे चलते हैं, इसके बाद पढ़ना था आपको यूज्ड टू। लेट्स बिगिन द नेक्स्ट, दैट इज यूज्ड टू। यह है यूज्ड of, used to, use of, used to। अब इसको भी as a main verb यूज करते हैं, as a helping verb यूज करते हैं, और इसीलिए इसको हमने कौन से पार्ट में रखा था माय डियर, आपको याद होगा हमने 2 पार्ट बताया था, नहीं याद है तो फिर से देख लीजिए। हाँ, यूज्ड टू में बता रहा था कि एज अ मेन वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब इसका भी यूज करते हैं। तो माय डियर क्या करते हैं यूज्ड टू का कि पास्ट के हैबिट को, पास्ट के हैबिट या रेगुलर एक्टिविटी को शो करने के लिए यूज्ड टू का, करने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, राइट। पास्ट के हैबिट या रेगुलर एक्टिविटी को शो करने के लिए क्या करते हैं यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं माय डियर कि मैं बचपन में गोली खेला करता था। मान लीजिए कांचा जो होता है ना, वो वाली शीशे वाली छोटी छोटी गोलियां होती है, कांचा जिसको कहते हैं, गोली भी कहते हैं उसको। तो मान लिया जाए कि मैं कह रही हूँ कि मैं बचपन में वो गोली खेला करता था, तो ये मेरा आज का आदत नहीं है, वो मेरे पहले का आदत है जो बीत चुका है। और उसी बीते हुए आदत को शो करने के लिए माय डियर हमें इस यूज्ड टू का इस्तेमाल करना पड़ता है कि मैं एग्जाम्पल कहते हैं, मैं गोली खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले विथ गोली, आई यूज्ड टू प्ले विथ गोली, है ना। कि मैं स्कूल जाया करता था, अब तो मैं बड़ा हो चुका, अब स्कूल कॉलेज भी नहीं जाता, स्कूल जाया करता था, ये मेरी पास्ट की हैबिट थी। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं अपने दोस्तों के साथ झगड़ा किया करता था, आई यूज्ड टू क्वारल विथ माय फ्रेंड्स, है ना। मैं अपनी दादी से कहानी सुना करता था, आई यूज्ड टू लिसन स्टोरीज फ्रॉम माय ग्रैंड मॉम, मैं अपने टीचर से बहुत डांट खाया करता था, आई यूज्ड टू गेट चाइल्ड फ्रॉम माय टीचर। ये सारे जो एग्जाम्पल आपने देखे हैं वो पास्ट के हैबिट है, पास्ट के हैबिट है, और पास्ट के हैबिट को शो करने के लिए, हैबिट मतलब समझते हैं ना, द एक्शन दैट इज गॉन बाय अ प्रॉपर और अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम फॉर नॉट अ सिंगल टाइम। एक प्रॉपर टाइम के लिए वो आदत नहीं है। मैंने मान लिया कभी मैंने किसी को 2 झापट लगाया एग्जाम्पल, तो ये मेरा आदत नहीं है, मेरा हैबिट नहीं है, मेरा एक्टिविटी नहीं है रेगुलर एक्टिविटी है कि जब मैं स्कूल जाया करता था तो शिक्षक मुझे रोज मारा करते थे, रोज मारते थे, वो उनकी आदत थी या मेरी भी आदत थी, मैं रोज स्कूल जाया करता था, मेरी आदत थी, समझ रहे हैं। मैं गोली खेला करता था, मेरी आदत थी, मैं दोस्तों के साथ झगड़ा किया करता था रोज दिन, ये आदत थी, जो रोज दिन उस समय हुआ करता था, दैट इज द हैबिट। जो एक दिन हमने किया वो हैबिट नहीं था, वो तो ऐसे ही नॉर्मल सा पास्ट टेंस कह सकते हैं आप, लेकिन इसको यूज टू से नहीं बना सकते। यूज टू से वैसे सेंटेंस को बना सकते हैं जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो एक्शन हुआ है, समझ रहे हैं। लिख दूं, हाँ लिख देता हूँ। मैं क्रिकेट खेला करता था। अब इस तरह के जो सेंटेंस है वो हमेशा ऐसे एंड करेगा
खेला करता था, देखा करता था, सोया करता था, मारा करता था, मारपीट किया करता था, डांट खाया करता था, सिनेमा देखा करता था, दौरा करता था, बदमाशी किया करता था, सोता रहता था। ये सारा जो एक्टिविटी है वो ऐसे इंड करता था, ऐसे इंड करेगा माइंड। और ये इंड करेगा मतलब ये आपको पास्ट इंडेफिनिट शो करता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एज अ हैबिट यूज करने के लिए इस यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू, सॉरी सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब वन, मेन वर्ब वन, शिफ्ट क्या हो जाता है, मेन वर्ब वन और ऑब्जेक्ट इफ एनी देयर इन द सेंटेंस। अब इस पैटर्न पे इस हिंदी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो लिखेंगे सब्जेक्ट की जगह आई यूज्ड टू, और मेन वर्ब क्या है, खेला, खेला, क्या खेला, प्ले, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। ओवर हो गया, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, राइट। देख लिया आपने यूज्ड टू का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ओके। नाउ अब आप पढ़ेंगे इस यूज टू का दूसरा सा यूज, सेकेंड यूज। आपने एक पढ़ लिया पास्ट में हैबिट को दिखाने के लिए यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, जिसका पैटर्न हमने लिखा है। आप इस पैटर्न के आधार पर पास्ट में बीते हुए जितने भी आपने एक्टिविटी की है, जितने भी आपकी हैबिट थी, जितने भी आपकी रेगुलर एक्टिविटी थी, उसको इस पैटर्न पे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वेरी इजीली। लेकिन हमने यहाँ पे दूसरा पैटर्न लिखा है, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी and then used to and then main verb का ing form and then object if in the sentence। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। अब आप बोलेंगे कि आप सब्जेक्ट जानते हैं, यूज टू पढ़ लिया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ लिया, अब ये वर्ब टू भी क्या होता है यहाँ पे चेंज हो गया। इन दोनों सेंटेंस में, दोनों कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा चेंजिंग आई है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैच कर रहा है, यूज टू मैच कर रहा है, लेकिन ये वर्ब यूज नहीं, वर्ब मैच नहीं करेंगे, वर्ब वन है और यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, और ये भी टू बी मैच नहीं कर रहा है। ये टू बी क्या होता है, हमने आपको वर्ब के पहले ही वीडियो में पूरा का पूरा जो वीडियो पढ़ाया था वो सारा का सारा वर्ब टू बी है। फिर से एक बार मैं बता दूं, वर्ब टू बी मतलब ये इज, एम, आर, वाज, वर, ये जो पढ़ते हैं माय डियर, इसी को वर्ब टू बी कहते हैं, राइट। इसी को वर्ब टू बी कहते हैं और इसी से रिलेटेड यहाँ पे हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे अभी। कैसा पढ़ेंगे, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे लिख दिया ही इज, देखिए प्रेजेंट में हम लिख रहे हैं, यहाँ पे इज है, ही अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आई हैव यूज्ड हेल्पिंग वर्ब ओवर हियर, ही इज यूज्ड टू हेल्पिंग अदर्स। यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिखा आप देख सकते हैं, ही इज यूज्ड टू हेल्पिंग अदर्स, मतलब ये देख लीजिए आप मेन वर्ब है और उसका आईएनजी फॉर्म है, राइट। मेन वर्ब और आईएनजी फॉर्म का आपने स्ट्रक्चर लिख दिया। अब ये जो एग्जाम्पल है वो है प्रेजेंट में, कहाँ है, प्रेजेंट में, ये जो लगा हुआ मतलब प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट में ये सेंटेंस हैबिट नहीं दिखा रहा है कि वो आज की घटना को बता रहे कि आजकल वो गरीबों की या दूसरे लोगों की मदद किया करता है, किया करता है। यहाँ आपने पढ़ा कि किया करता था, यहाँ इस स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे कि वह लोगों की मदद किया करता था, यूज टू लग गया। तो अगर इज लगने के बाद यही मीनिंग बनता है कि वह लोगों की मदद किया करता है, समझ रहे हैं, किया करता है। अब इसी को पास्ट में बनाएंगे माय डियर, तो बनेगा ही वाज यूज्ड टू हेल्प अदर्स। ये हो गया आपका पास्ट, राइट। ये ही वाज, ये वर्ब टू भी ही है, वाज फॉर्म है, ही वाज। अब ये सेंटेंस बता रहा है कि वह लोगों की मदद किया करता था, किया करता था। आप ऐसे भी बना सकते हैं और इसको ऐसे भी बना सकते हैं माय डियर। हियर ही यूज्ड टू हेल्प अदर्स, ये दोनों का दोनों पास्ट है, और जो आपको दोनों में से सही लगे, दोनों एक्चुअली सही है, लेकिन जो आपको ज्यादा
सहूलियत प्रदान करता हो, जिससे आपको बनाना हो उससे आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आपको हमने 3 रूल यहाँ पे बता दिए, राइट। अब चलते हैं आगे, यूज टू फिनिश हो गया। अब चलेंगे माय डियर एब्सोल्यूट मोडाल्स की तरह। एब्सोल्यूट मोडाल्स की तरह हमने मोडाल यूज किया था जिसमें 2 पार्ट बताया था आपको। एक इधर वाला मार्जिनल, जो मार्जिनल में 3 काइंड थे, हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया। अब इसके दूसरे पार्ट में चलेंगे जिसमें पढ़ना है एब्सोल्यूट मोडाल्स, और एब्सोल्यूट मोडाल्स में टोटल 10 होते हैं। 13 होते हैं टोटल मोडाल्स, जिसमें 3 हमने पढ़ा दिया। अब बचे हुए 10 मोडाल्स पढ़ने हैं, जिसमें एब्सोल्यूट मोडाल है उसका सबसे पहला फॉर्म पढ़ना है आपको कैन, राइट। कैन मीन्स होता है शकना, शकना क्षमता दिखाना, एजिलिबिलिटी क्षमता दिखाना, शकना या क्षमता दिखाना। इसी को माय डियर पास्ट में पढ़ते हैं कुड, कैन प्रेजेंट में पढ़ते हैं और कुड पास्ट में। यहां मैं लिख देता हूं कैन प्रेजेंट में और कुड पास्ट में यूज करते हैं। पास्ट में और प्रेजेंट में मतलब क्या है कि प्रेजेंट टेंस में जब सेंटेंस प्रेजेंट से रिलेटेड हो और वो सेंटेंस उसमें अपनी क्षमता, उसमें जो सब्जेक्ट है, उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या करता है, अपनी क्षमता, अपनी एबिलिटी को शो करता है। तो उस एबिलिटी को शो करने के लिए वी हैव टू यूज कैन। जैसे एग्जाम्पल मान लिया जाए, कि मैं 8 रोटी खा सकता हूँ। वैसे खाता नहीं मैं 8 रोटी, लेकिन मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 8 रोटी खा सकते हैं। 8 क्या 10 रोटी खा सकते हैं, 10 क्या 12 रोटी भी खा सकते हैं। तो वो जो उनकी एबिलिटी है, उनकी पावर है, उनकी क्षमता है। और क्षमता माय डियर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव की बात करें और पॉजिटिव का बात करें तो नेगेटिव क्षमता कैसे हो सकती है? जब क्षमता है ही तो वो नेगेटिव कैसे हो सकती है? होती है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया मैं 4 रोटियां खा सकता हूं। जनरली देखेंगे कि इस तरह के सेंटेंस जहां हमने कैन यूज करना है, दैट सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विथ सकता हूं, सकती है, सकते हो, सकते हैं, ऐसे एंड करता है। जहां भी हमने कैन यूज करना है वैसे हिंदी सेंटेंस के लास्ट में इस तरह से एंडिंग होती है कि मैं सकता हूं, सकती हूं, सकते हो। दैट इज explain the suggestion, that is explain the ability, that is explain the quality of the noun। क्या यहाँ ये जो नाउन है, ये जो प्रोनाउन, ये जो सब्जेक्ट है, ये बोल रहा है कि उसके पास 4 रोटी खाने की क्षमता है, मतलब उसका पॉजिटिव एबिलिटी है, राइट। तो पॉजिटिव एबिलिटी में सब इसका स्ट्रक्चर लिख दे, सब्जेक्ट प्लस